तो आज ना हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक जो है ना बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर फ्यूचर में मुझे जो लगता है कि बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और ये बहुत ही अनोखा टेक्निक है। और सबसे स्पेशल बात इस टेक्निक की कि ये बहुत ही पुराना एक मैकेनिज्म है जो अभी भी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होते रहता है, बस आइडेंटिफाई करने में थोड़ी देरी हो गई थी हमसे। और बायोटेक्नोलॉजी में ये टेक्निक इतना प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जीन्स के ऊपर एडिटिंग करते हैं, जीन के साथ खेलते हैं, जीन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दो या फिर कुछ चीज़ें हटा दो, वही चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ क्या है जो टेक्निक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं आज, वो है क्रिस्पर कैस। क्रिस्पर कैस एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का फॉर वायरसेस, ठीक है। तो अभी ये इतना प्रिसाइजली क्या करता है, मतलब प्रिसाइजली क्रिस्पर कैस क्या करता है ना, डीएनए को कट कर सकता है और उसके बाद हम उसमें अगर मॉडिफिकेशन डालेंगे तो उसमें हम एक्स्ट्रा जीन ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, काट तो सकते हैं आराम से, तो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को भी वो आराम से अलग कर सकता है। ये जो एडिटिंग वाला जो चीज़ है, जो मॉडिफिकेशन है, ये दो फीमेल साइंटिस्ट ने किया था। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे कि बैक्टीरिया में ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है और क्या होता है, डिटेल्ड में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में इतना प्रिसाइजली, मैं इसको इतना आगे ऊपर क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई भी चीज़ में जेनेटिक के ही ऊपर काम करते हैं। कोई भी जीन या फिर जीनोम में कुछ भी चीज़ करने के लिए हमें बहुत ही प्रिसिशन जरूरी होता है। क्योंकि तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। अगर कोई एक डिजीज है ना, जैसे एक सिकल सेल एनीमिया करके एक डिजीज है, जिस डिजीज में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में म्यूटेशन होने की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज होता है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है ना, जो हमारा ए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है टी में। उसके वजह से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो नॉर्मली फॉर्म होना चाहिए वो वैलेनिन में कन्वर्ट होता है। उससे क्या होता है ना, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बायकॉन्केव शेप में एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। लेकिन ये जो ए से टी चेंज हो गया, फिर ग्लूटामिक एसिड से वैलेनिन में चेंज हो गया, इस पर्टिकुलर माइन्यूट चेंज की वजह से ये इसका जो बायकॉन्केव शेप आरबीसी का होता है वो क्रिस्टेंट मून के जैसा होता है। मतलब ऐसे क्रिस्टेंट मून के, मैं डाल दूंगा, आराम से देखते रहना। तो उसके दौरान हमारे ब्लड मतलब वेन्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने लगते हैं और ये बहुत ही खतरनाक डिजीज भी हो सकता है, डेडली भी हो सकता है। तो समझ रहे हो, छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मतलब छोटे छोटे बेस पेयर के म्यूटेशन की वजह से इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो सकता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है बहुत ही प्रिसाइजली हमारा जीन को एडिट करने में हेल्प कर सकता है। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब बैक्टीरिया में भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बैक्टीरिया में एक इम्यूनिटी टाइप का चीज़ होता है। हाँ यार, जैसे हमारे बॉडी में ना इनर इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। अगर इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है लंबी होगी। देखो, इनर इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी में होता है ना, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमारा बॉडी का, जैसे हमारे स्टोमैक में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि म्यूकस के द्वारा हमारा स्टोमैक को बचाता है। लेकिन अगर मान लो हमने कुछ खाया, उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, तो इतना एसिडिक कंडीशन रहता है ना स्टोमैक में कि वो उन सबको मार देता है। वैसे ही हमारा स्किन बहुत ही प्रिसाइजली पेनिट्रेट नहीं करने देता है बहुत ही पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस को। वैसे ही हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट होते हैं वो भी तुम्हारे बॉडी को, अगर तुम गर्म में कहीं पे जा रहे हो तो तुम्हारे बॉडी को ठंडा करने के लिए होता है। इवन इफ तुम्हें जब कोल्ड होता है, तुम्हें जो फीवर होता है, वो तुम्हारा बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स होता है कोई जो बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, उसको मारने के लिए। क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो जो वायरस के लिए जो मतलब स्टेबल एनवायरनमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो मरने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम्हारा बॉडी में धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अगर वो वायरस मरता नहीं है इजीली। तो यही चीज होता है इनर इम्यूनिटी, बहुत पहला लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें पहले बार मतलब कोई भी मेमोरी नहीं रहता है कि कैसे क्या करना है, बॉडी को बस ये करना है कि जो भी पर्टिकुलर हमारे में पैथोजन या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर किया उसको हटाना है बॉडी से, ठीक है ना। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है ना, हम कोई भी जैसे वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के द्वारा बहुत इजीली समझेंगे। जैसे मान लो अभी कोविड ही चला था, कोविड का ही वैक्सीन ले लेते हैं, तो
कोविड के वैक्सीन में हमें क्या दिया जाता है? मान लो मेरे को कोविड नहीं हुआ है, तो मेरे को कोविड वैक्सीन लगा, तो मेरा बॉडी क्या करेगा ना, वो कोविड वैक्सीन में क्या चीज रहता है एक्चुअली एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वायरस या फिर उसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो कि उस वायरस के लिए बहुत ही मैंडेटरी है अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, वो पर्टिकुलर पोर्शन को हम वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन में जो पर्टिकुलर पोर्शन दिया रहा था वो स्पाइक प्रोटीन था, वो सार्स-कोव का जो वायरस था, कोविड वायरस, उसका वो स्पाइक प्रोटीन को एज ए वैक्सीन के रूप में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे इम्यून सेल्स हैं जो कि तुम पढ़ोगे, और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें जो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं वो थोड़े हमारे फाइटिंग वाले वॉरियर होते हैं, वो उनसे जाके वही पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उनके एक मेमोरी में क्रिएट करके रख देते हैं कि ओके ये वाला अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो हम इसको इस पर्टिकुलर वे में मार सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मार सकते हैं ऐसे बोल देता हूँ, इसको ऐसे गलत वे में मत लेना। हाँ यार, मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये है तुम्हारा एडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब एक पर्टिकुलरली वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो उसको हमारा बॉडी पहले डिस्ट्रॉय करने का एक कैपेसिटी रखता है। तो दोबारा जब भी वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो उसको ज़्यादा मेहनत या कोई भी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से एक मेमोरी बन जाएगा कि ओके इस पर्टिकुलर पोर्शन को ऐसे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके द्वारा ये पर्टिकुलर जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली बैक्टीरिया में भी एक स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये चीज पाया जाता है और क्रिस्पर कैस एज ए एडेप्टिव इम्यूनिटी टाइप का काम करता है। जैसे हमें बोला ना, पहले उसको एक वायरस के द्वारा इन्फेक्ट कराना पड़ेगा, मतलब होता ही है बैक्टीरिया, ऑब्वियस बात है, वायरस के द्वारा या फिर बैक्टीरियोफेज के द्वारा इन्फेक्ट होता है बैक्टीरिया। उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, मैं बहुत ही ब्रीफ में बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली पोर्शन जो है डीएनए, वो बैक्टीरिया अपने डीएनए में इंसर्ट करके रख देता है। तब दोबारा जब भी वो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, तो ये जो पोर्शन है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको एक्चुअली में क्रिस्पर कैस का कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। क्रिस्पर एक पर्टिकुलरली एरे है डीएनए का, और कैस जो है एक न्यूक्लियस है, एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है। तो वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही राइबो न्यूक्लियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यही जाके वो जब दोबारा वो वायरस अटैक करता है, उसका डीएनए सेगमेंट को सर्च करता है और उसे वो फ्रैगमेंट मिल जाता है और उसको जो गैस है उसमें न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है तो वो काट देता है। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो ये चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बस ब्रीफ दे रहा हूं। तो पहले इनर्ट इम्यूनिटी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में इनर्ट इम्यूनिटी कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में इनर्ट इम्यूनिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जैसे हमारे बॉडी में भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, तो बैक्टीरिया में भी वैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तुमने बहुत सुना होगा कि बैक्टीरिया में, इकोलाई में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं उसे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक रेस्ट्रिक्शन साइड में डीएनए को काट सकते हैं। तो मान लो एक बार कोई वायरस अटैक किया बैक्टीरिया को, तो वो अपना क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल डाल देता है बैक्टीरिया के अंदर। वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, आरएनए मेडिएटेड वायरस आर वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि उनके पास पहले से एक मैसेंजर पड़ा रहता है। आरएनए क्या होता है, मैसेंजर ही होता है। आरएनए फट से जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन बनाएगा, खत्म बात। लेकिन अगर डीएनए है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना पड़ेगा। तो इसीलिए डीएनए मेडिएटेड वायरस को इजीली मतलब खत्म करना बैक्टीरिया के लिए इजी है, लेकिन आरएनए के लिए थोड़ा मुश्किल है। अब तुम बोलोगे बैक्टीरिया के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, तो उससे वो उसको सीडीएनए में या फिर डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा अभी इनर्ट इम्यूनिटी में याद बात करते हैं। तो मान लो एक पर्टिकुलर वायरस है जो डीएनए मेडिएटेड है और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए वायरस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। तो अब क्या करेगा ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये गैस भी हो सकते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो रहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो जाके इस पर्टिकुलर डीएनए को कट कर देते हैं और जो वायरस है वो अपना रेप्लिकेशन कर नहीं पाता है, तो बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, राइट। बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है,
वो रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करते हैं। ओके, वायरस में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट इतना छोटा सा, क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ऑब्वियसली बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से छोटा ही होगा। अगर उसमें उसको रेस्ट्रिक्शन साइट मिल जा रहा है तो बैक्टीरिया में भी तो मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल डीएनए है, मतलब डीएनए है, वो यूनिवर्सली 4 न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है, ATGC। तो ये तो उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, उसमें भी प्रेजेंट है। और रेंडमनेस को भी हम देख लें तो तब भी बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी वो रेस्ट्रिक्शन साइड हो गए, और ये होता भी है। तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाता कैसे? अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कैसे बताता है ना? उसके पास एक चीज है मिथाइलेज करके है, जो कि डीएनए को मिथाइलेट कर देता है। तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बस वही डीएनए को काट सकता है जो मिथाइलेटेड ना हो। तो डीएनए जो है हमारा बैक्टीरिया का, वो मिथाइलेट हो जाता है, इसीलिए हमारा बैक्टीरिया का ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने डीएनए को नहीं काट पाता, क्योंकि वो मिथाइलेटेड है। तो ये हो गया हमारा इनर्ट इम्यूनिटी। अडेप्ट इम्यूनिटी में ही क्रिस्पर कैस आता है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को अपने बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि बहुत ही भयानक प्रोसेस है और छोटा छोटा माइन्यूट। ओके, लाइट भी आ गया, लाइट नहीं था यार, बहुत मुश्किल होता है ठीक है। तो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को भी देखेंगे। तो पहली बात, स्टेप 1, यहाँ पे मैं फिगर लगा दूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैच करके चलना। क्योंकि देखो मेरे पास थोड़ा बहुत वो वाले फैंसी गैजेट्स नहीं है जिससे मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। तो दोनों को थोड़ा बहुत देख के चलो तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या होता है ना, यहाँ पे एक फिगर आ रहा होगा, देख लेना। तो एक ऐसे हमारा बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर उसका सेल वॉल है, जो भी है पकड़ लो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसमें हमारा वायरस जो है नॉर्मली वैसे ही दिखाते हैं, सैटेलाइट जैसा एक रहता है, उसके 4-5 पैर रहते हैं। मैंने भी वैसे ही वायरस बनाया, और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए डाला है। देखो आरएनए, जब भी कोई भी आरएनए मेडिएटेड वायरस होगा, क्रिस्पर कैस के सिस्टम में वो इंसर्ट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वैसे देखो कोई भी वायरस जो है ना, वो 2 तरीके से अपने लाइफ साइकिल को कैरी ऑन करता है। एक है लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जब कोई भी वायरस करता है तो उसको मारना बैक्टीरिया के केस में बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो फट से अपना आरएनए डालता है, और वो आरएनए मेडिएटेड ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो आरएनए डालता है, आरएनए को जाके, आरएनए जब बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो वो बैक्टीरिया का सेल मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेता है और फट से अपना ही प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है, और उसके बाद वो असेंबली बनाता है और अपना रेप्लिकेशन होते रहता है। इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर देता है कि बैक्टीरिया को बस्ट करके निकल जाता है। मतलब जस्ट कैसे मैं समझाऊं कि मान लो एक सर्कल है, उसके अंदर हम छोटा छोटा सर्कल भरते जा रहे हैं और वो रेप्लिकेट होते जा रहे हैं। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पर्टिकुलर जो सर्कल है या फिर बैलून है, बैलून टाइप का इमेजिन कर लो। बैलून को मान लो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे मार्बल्स हम डालते जा रहे हैं, या फिर वो मार्बल्स अंदर ही रेप्लिकेट होते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा भर जाएंगे कि बैलून भी कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, बस्ट कर जाएगा। तो वैसे ही बस्ट करके वायरस निकलते हैं लाइटिक साइकिल में। लाइसोजेनिक में क्या होता है ना, लाइसोजेनिक इज लाइक ए रेस्टिंग स्टेज फॉर बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि वहां पे वायरस क्या करता है ना, एक फेवरेबल कंडीशन ढूंढता है कि ओके अब फेवरेबल कंडीशन है, अब हम बैक्टीरिया से बाहर आके अपना रेप्लिकेशन करके इसको मार देंगे। दोनों केस में ही बैक्टीरिया मरता है, नो डाउट। बट जब लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस को बैक्टीरिया में इंटीग्रेटेड होना है, इंटीग्रेटेड मतलब सेंस जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होना चाहिए, क्योंकि डीएनए को ही अपने अंदर ही रखेगा ना, आरएनए को थोड़ी ना उसके समाएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इसीलिए जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ज्यादा इजीली हम उसको मार सकते हैं। लाइटिक वाले को थोड़ा मारना मुश्किल है। दोनों कोई भी वायरस है दोनों साइकिल को प्रीफर कर सकता है, क्योंकि कुछ वायरस जैसे रेक्टो वायरस है, उसके पास अपना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। वो अपना आरएनए डालता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके डीएनए करता है, उसके बाद उसका मन भाई वो लाइटिक्स पे जाए या लाइसोजेनिक पे जाए। तो ये चीज थोड़ा वायरस के बारे में था। तो अभी हम एक्चुअली में क्रिस्पर कैस में आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीज जानना जरूरी है कि क्रिस्पर कैस के लिए हमें डीएनए मटेरियल बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। डीएनए मटेरियल नहीं होगा तो वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया में। तो पहली बात, यहाँ पे पिक्चर आ रहा होगा, तो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है
डाल दिया जो कि डीएनए है। अब डीएनए को हम आगे के जो वीडियो में ना इसका जब एप्लीकेशंस या फिर टेक्निक को पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, इसीलिए पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया लिए हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस प्रोजीनी है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोजीनी। क्यों? क्योंकि इस पे जो कैस पर्टिकुलर प्रोटीन्स है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है, और ये चीज को हम जब अब इसका टेक्निक में पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली तुम्हें समझने में इजी होगा। तो इसमें जो पर्टिकुलर कैस है वो जैसे कैस 1, कैस 2, कैस 9, इस चीजों के बारे में, कैस 6, ये सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ठीक है ना, क्रिस्पर का हम थोड़ा खोल लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा फुल फॉर्म नहीं है, मतलब बड़ा सा फुल फॉर्म है, तो उसको खोल के ही उसके बारे में जानते हैं। तो क्रिस्पर का अगर खोलते हैं तो कहते हैं क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। और कैस जो है पर्टिकुलरली प्रोटीन है या फिर न्यूक्लियस है या फिर हेलिकेज भी है, तो ये चीज याद रखना। और जो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे चीजों को हम जब खोल रहे हैं, जैसे कैस को हम लोग खोल रहे हैं, तो इंटरस्पेस स्पेसर जो है ना, एक स्पेसर जो रीजन है यहाँ पे देख रहा होगा, ये जो स्पेसर रीजन है ये एक्चुअली में बैक्टीरिया का पोर्शन नहीं है, डीएनए का पोर्शन नहीं है, ये एक वायरस का पोर्शन है जो कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरिया के जीनोम में। और ये हमेशा 2 पैलेंड्रोमिक रिपीट्स के बीच में रहेगा, कभी ऐसा नहीं कि कहीं अलग लगे। और ये हमेशा जैसे क्लस्टर में एक ही पर्टिकुलर ट्रे, मतलब एक ही जगह पे बैक्टीरिया के एक ही जीनोम पोर्शन पे ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां कहीं पे भी घुसा दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और पैलेंड्रोमिक मतलब मान लो ATA है तो वो उल्टा भी पढ़ोगे तो ATA ही होगा, तो उसको पैलेंड्रोमिक बोलते हैं। और रिपीट्स मतलब हमेशा यही पर्टिकुलर कोई भी एक रिपीट एक जगह पे रिपीट होते रहेगा। और यहाँ पे याद रखने की चीज थोड़ी है कि जो हमारी पैलेंड्रोमिक रिपीट्स हैं वो हमेशा GTT करके, जो पर्टिकुलर उसका न्यूक्लियोटाइड्स है, पहला जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा GTT करके ही होगा, उसके बाद अलग अलग होंगे। और ये इसका साइज जो होता है 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। और हमारा स्पेसर का जो सीक्वेंस होता है, मतलब जो साइज होता है बेस पेयर, वो मोस्टली 20 to 30 इसी रेंज में होता है, कहीं पे 25 लिखा रहेगा, इट्स डिपेंड्स, इट्स वेरीज, ओके, स्टडी टू स्टडी वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारा जो स्पेसर रीजन है वो वायरस से आता है, बाकी सारे चीजें बैक्टीरिया के। और यहाँ पे और एक चीज याद रखनी, जो हमारे क्रिस्पर ट्रे है, एरे है, उसके ऑफस्ट्रीम में, आई गेस ऑफस्ट्रीम बोलते हैं उसको, उसके बगल में कैस जीन्स होते हैं। और ये कैस जीन्स क्या है, जो कि जब ट्रांसलेट होते हैं कैस प्रोटीन बनाते हैं। और ये कैस जीन 2 तरह के हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस एक्टिविटी रखने वाले या फिर हेलिकेज। अब हेलिकेज एक्टिविटी क्या, जो डीएनए को खोल सकता है, अनवाइंड कर सकता है। तो ये चीज भी तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। और एक चीज भी होता है बैक्टीरिया के डीएनए में, एक ट्रेसर आरएनए का रीजन भी होता है। ये ट्रेसर आरएनए क्या है उसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे, बस इतना जान लो। 2 चीज याद रखो, हमारा पैलेंड्रोमिक रिपीट्स जो है उसका भी एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस है कि पैलेंड्रोमिक रिपीट्स जो है वो स्पेसर के साथ ही हमेशा रहता है, ठीक है ना। मतलब एक पैलेंड्रोमिक रिपीट, उसके बाद एक स्पेसर, उसके बाद पैलेंड्रोमिक रिपीट, उसके बीच में इसलिए इंटरस्पेस, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टेप्स में आते हैं। तो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए उसको डाल दिया। अभी हम स्ट्रेप्टोकोकस प्रोजेनी पे बात करें तो यहाँ पे जो कैस प्रोटीन्स है या फिर ये जो क्रिस्पर का जो सिस्टम है, मैंने बोला था ना राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है पहले से घूमते रहते हैं। तो ये जो वायरस है ये हमारे लिए नया है, इसका जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है हमारे बैक्टीरिया में उसका कोई रीजन अभी तक बना नहीं है। तो इसीलिए ये वायरस अभी तक बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कैस सिस्टम एक्टिव होगा। तो कैस का जो प्रोटीन है, कैस 1 और कैस 2, ये दोनों अलग अलग प्रोटीन है, ये दोनों एक साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स जाके वायरस का जो पर्टिकुलर डीएनए है ना उसको स्कैन करेगा और उसका स्पेसिफिक रीजन पे कट करेगा। जिस स्पेसिफिक रीजन के कट करेगा, मतलब कैसे कट करेगा, रेंडमली तो कट नहीं करेगा, स्पेसिफिक रीजन है, उसको पैम सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब फोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिव, उसके साइड में 1-2 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के, 4 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के, मतलब थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड छोड़ के वो कट करता है। तो ये पैम रीजन भी याद रखना, आगे जाके पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पैम रीजन को रिकॉग्नाइज करता है कैस 1 और कैस 2, उसको थोड़ा मतलब 2-3 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के उसके साइड में, बिसाइड ऑफ दैट पैम रीजन इट कट्स
डीएनए को कट कर दिया। अब डीएनए को छोड़ता नहीं है कैस, डीएनए को कैस पकड़ के रखता है, वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को पकड़ के रखता है, दोनों साइड में कट करता है, क्योंकि छोटा ही बेस पेयर है, मान लो इतना दिख रहा होगा, ऐसे छोटा सा पोर्शन है, उसको कैस पकड़ के रखता है अपने साथ। और उसके बाद वो अपने मतलब जो कैस प्रोटीन है उसको बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के पास लेके आता है, क्योंकि अभी इसको इंटीग्रेट करना है। और यही कैस 1 कैस 2 में मैंने बोला ना हेलिकेज एक्टिविटी है, तो ये डीएनए को अनवाइंड करके इस पर्टिकुलर एरे को, इसमें पर्टिकुलर जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को इंटीग्रेट करता है, और ऐसे जगह पे इंटीग्रेट करता है जहां पे दो पैलिंड्रोमिक के बीच में होगा। हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा आगे या पीछे ऐसे जगह पे नहीं, जहां पे ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहां पे स्पेसर के बगल में एक पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होना ही जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। और ये जो चीज है इतना प्रिसाइज कैसे होता है, क्योंकि जो ये क्रिस्पर का जो पर्टिकुलर एरे है वो भी बाइंडिंग साइड प्रोवाइड करता है कैस के लिए, कैस और कैस 1 कैस 2 के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये दो चीज है, हमारा कैस पर्टिकुलरली डीएनए को काट दिया क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एक्टिविटी है, अंडरस्टूड। ये इंटीग्रेट कर सकता है क्योंकि इसमें हेलिकेज एक्टिविटी है, तो ये इंटीग्रेट करा सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करा देता है, कट कर देता है, उसको डीएनए पॉलीमरेज को तो चाहिए, कोई तो ग्लू चाहिए या फिर लाइगेज चाहिए, तो वो कौन कराता है, वो चीज आप मुझे बताना, या फिर मैं उस पर रिसर्च करके थोड़ा सा, जब हम वो वाला वीडियो करेंगे जो सेकंड वाला पार्ट क्रिस्पर का, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ये माइग्रेट कैसे करता है, क्योंकि डीएनए का जो पोर्शन इसने काटा ये तो पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन के पास ही काटा होगा, ये तो नहीं कि बैक्टीरिया के पूरा जो न्यूक्लियस जहां पे जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वहां पे काटा होगा। तो हमारे लिए तो दिखने में तो ये फिगर में बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, प्रोटीन है यार, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर जहां पे भी जो भी सेल के साइटोप्लाज्म का जो लोकेशन है वहां से न्यूक्लियस तक ट्रैवल करके स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचता कैसे, तो एक प्रोटीन ट्रैफिकिंग करके एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, उसके द्वारा भी आ सकता है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्यों कैसे आता है, ठीक है ना। एक होता है एफिनिटी करके होता है कि आपका पर्टिकुलर जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है ना, तो वो पर्टिकुलर उसके तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है, उसके तरफ ही आता है, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए, और बाइंडिंग एफिनिटी मतलब कोई भी चीज को स्टेबल करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन कैसे हो गया, कैस 1 कैस 2 कॉम्प्लेक्स ने वो पर्टिकुलर पोर्शन जो कि पैम सीक्वेंस के थोड़ा बगल में वो पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट को काटा है वायरस का, उसको लाके हमारे बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे इंटीग्रेट किया है कि उसके बगल में एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक रिपीट होना चाहिए। अब ये हमारा क्रिस्पर ट्रे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो वायरस है उसको मान लो एक ग्रीन कलर का सेगमेंट दे दो, ग्रीन कलर का सेगमेंट में ये हमारे पैलिंड्रोमिक जो पर्टिकुलर क्रिस्पर ट्रे में इंटीग्रेट हो गया। अब क्या होगा ना, अब हमारे वायरस में एक पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन होगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये जो पर्टिकुलर एरे है या ट्रे है, एरे बोलते हैं डीएनए एरे, ये पूरा एक आरएनए एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो सारे लगे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कैस 6 आएगा और ऐसे इस पर्टिकुलर आरएनए को कट करेगा जैसे कि एक स्पेसर और एक पैलिंड्रोमिक रिपीट साथ में होंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, एक स्पेसर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसके बाद कैस 6 कट करेगा, फिर एक स्पेसर, फिर एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक रिपीट, फिर कट करेगा, तो ऐसे ऐसे कट करते जाएगा। और ये चीज जान लो, कोई कोई वायरस बैक्टीरिया में ये जो क्रिस्पर कैस का बता रहा हूं, मतलब जो पर्टिकुलर ये जो सीक्वेंस है ये 100 या फिर उससे भी ज्यादा पाए गए हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना बैक्टीरिया वायरस इन्वेड करता है बैक्टीरिया को, और किसी किसी में 1-2 भी मिलते हैं, दैट्स डिपेंड्स। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे आरएनए फ्रैगमेंट बन गए हैं जिसमें एक स्पेसर रीजन है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब मैंने बताया था ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कुछ इंपॉर्टेंस है। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जैसे सारे रिपीटेड पेयर मतलब जो सीक्वेंस होते हैं उनका एक क्या होता है ना प्रॉपर्टी होता है, वो अपने आप में सेल्फ बाइंडिंग करके एक हेयरपिन लूप बना देते हैं।
कोई भी आरएनए को एक स्ट्रक्चरली एक्टिव आरएनए बनने के लिए, जैसे आपने आरआरएनए सुना होगा, तो आरआरएनए के अडेप्टर का टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है हेयरपिन लूप बना देने की वजह से एक अडेप्टर की तरह भी बन जाते हैं। और हमने थोड़ा देर बात किया था एक ट्रेसर आरएनए के। ये जो ट्रेसर आरएनए है ये अलग जगह पे मतलब सिंथेसाइज होता है और ये फिर यहाँ पे इस हेयरपिन लूप के, क्योंकि यह बाइंडिंग एफिनिटी है, तो यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड कर देता है। जब ये जो पर्टिकुलरली चीजें हुआ, इसको अगर स्टेप वाइज में बोलेंगे तो पहला जो आरएनए सिंथेसाइज होगा हमारे क्रिस्पर ट्रे आरए से, उसको प्री सीआर आरएनए बोलते हैं। जब Cas6 इस छोटे पर्टिकुलरली आरए को काट देगा, सिंगल 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 आरएनए बना देगा, उसको सीआर आरएनए बोलते हैं। जब ट्रेसर आरएनए सीआर आरएनए के साथ मिल जाता है, उसको एसएन आरएनए बोलते हैं, सिंगल गाइड एसजी आरएनए, सिंगल गाइडेड आरएनए बोलते हैं। अब ये एसजी आरएनए, सिंगल गाइडेड आरएनए जो है, ये पर्टिकुलरली इसमें जो स्ट्रेसर पोर्शन है, स्ट्रेसर आरएनए जो है, ये क्या करता है ना, ये हमारे Cas9 को इंट्रोड्यूस कराता है या फिर उसको बाइंड कराता है पूरा स्ट्रक्चर के साथ। आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना, जहां पे हमारा सी आरएनए है, सी आर आरएनए है, स्ट्रेसर आरएनए है और हमारा Cas9 प्रोटीन है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बुलाता है। और यही पर्टिकुलर पोर्शन जो है, मतलब जो यही पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है, वो दोबारा कभी भी ये वायरस अगर अटैक करता है, उस पे जाके बाइंड करता है और उसको कट कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, मान लो, फिर से थोड़ा वापस आते हैं, मान लो ये जो वायरस है फिर से अटैक किया। अब हमारे पास तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पड़ा हुआ है। अब हमारा कैस सिस्टम ऐसा नहीं कि, सॉरी, क्रिस्पर कैस सिस्टम नहीं कि जब वो वायरस अटैक करेगा तभी बनेगा, नहीं, उससे पहले बन के घूमते रहता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो उसने देखा कि ओके, ये एक वायरस अटैक किया है, उसका जेनेटिक मटेरियल उसने डाल दिया, डीएनए। तो ये जो कैस पर्टिकुलर जो रीजन है, क्रिस्पर कैस वाला जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये वहां पे जाके बाइंड करने लगेगा। और ये बाइंड करने के लिए हमेशा पैम रीजन ढूंढेगा, प्रोटोस्पेसर एडजस्टेंट मोटिव रीजन को ढूंढेगा, जो कि NGG होता है। ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है NGG करके, ये सीक्वेंस को ही पहले हमारा जो Cas9 है डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद जो बैक्टीरिया का जो पोर्शन है ना, स्पेशल रीजन, उसके साथ मैच करता है। अगर ये दोनों पेयर मैच कर गया, मैंने बताया था ना, Cas1 Cas2 एक पर्टिकुलर रीजन में काटता है जिसको पैम रीजन बोलते हैं, और वो पैम रीजन हमेशा NGG, N मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद GG होना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन पहले मैच होता है, उसके बाद उसके बगल में अगर हमारा स्पेशल रीजन अपने पर्टिकुलर वायरस का वो रीजन के साथ कंप्लीमेंट्री हुआ, तभी बाइंड होगा। तो अब ये चीज आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया, बाइंड हो गया, उसके बाद दोनों मतलब 2.2 मतलब 2 ऑथेंटिक वेरिफिकेशन मिल गया कि हाँ ये चीज को काटना है। तो इससे तुम्हें ये पता चल रहा होगा, क्योंकि जो स्पेशल रीजन है वो बैक्टीरिया के जीनोम में भी प्रेजेंट है, लेकिन Cas9 उसे नहीं काटता क्योंकि उसके बगल में पैम रीजन नहीं है। और हमारा जो पैलिंड्रोमिक रिपीट है स्ट्रेप्टोकोकस प्रोजेनी के लिए, वो हमेशा GTT करके, मैंने बताया ना, GTT करके शुरू होता है, तो कभी भी काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए अपने पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को, मतलब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको Cas9 कभी नहीं काटता है। तो ये छोटे बहुत रीजंस हैं जिसके वजह से ये इतना स्पेसिफिक जाके बाइंड करता है और स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर वायरस का DNA को काट देता है। तो समझ में आ रहा है मतलब बात थोड़ा बहुत क्या है इसमें। तो यही है टोटल क्रिस्पर कैस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें और कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। DNA मिथाइलेशन से लेके क्रिस्पर कैस कॉम्प्लेक्स बनने तक, मतलब राइबोन्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स बनने तक, ये पूरा चीज चलते रहता है साइमल्टेनियसली। और ये सारा जो भी कॉम्प्लेक्स है ना, पहले से बना रहता है। जब नया वायरस कोई भी अटैक करता है तब वो थोड़ा प्रोसेस महंगा रहता है उसके लिए। अगर वही वायरस दोबारा कभी अटैक करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आप देख लो, थोड़ा प्रोसेस करो, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करो, और कोई भी चीज मुझसे गड़बड़ी हो रही है मुझे प्लीज कमेंट करो, बताओ। और मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जिसमें हमें
इसके जो महान किरदार हैं जो इसको एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी में एज ए टेक्नोलॉजी लाए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में से एज ए टेक्निक लाए, वो दो महान औरत के बारे में बात करूंगा, मतलब दो महिलाओं के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखो मैन या फिर वुमेन जो भी कोई भी है जो एज ए साइंटिस्ट है वो तभी कुछ करते हैं जब उनका नीड रहता है, मतलब ह्यूमन डू इनोवेशन व्हेन देयर इज ए नीड। तो वो चीज़ है, लेकिन हाँ वो दोनों बहुत ही मेहनत किए हैं और उनको इसके चलते नोबेल प्राइज भी मिला है। तो भाई बहुत ही भयानक टेक्निक होने वाला ये, क्योंकि देखो थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं ना वो जब टेक्निक पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका चीज़ें तो बदलेंगी, तो वो क्या बदलेंगी और किस किस एप्लीकेशन में यूज होता है इस सब के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना अगर तुम्हें पसंद आती है, और बाय बाय।